और भारतीय जनता पार्टी के सांसद विधायक बंधुआ मजदूर हो सकते हैं, लेकिन हम बंधुआ मजदूर नहीं हैं। अमित शाह जी का भक्त ज़्यादा पसंद है या बाबा केदार का भक्त ज़्यादा पसंद है? एक प्रत्याशी वो होते हैं जो मीडिया फ्रेंडली होते हैं कि भाई आओ, जो पूछना है हम तैयार हैं, और एक प्रत्याशी वो हैं जो कुछ बोलना नहीं चाहते हैं, जो मीडिया से बचना चाहते हैं। मैं 70 हूँ, वो 30 हैं। तो मैं नहीं समझ रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआत में क्या सोचा था। मेरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के जो धन बल है, उनका पैसा, वो हमारे विचारों के आगे बौना है। जिस दिन मैंने ये कहा कि केंद्र और राज्य की सत्ता मुझे जीतने नहीं देना चाहती और गढ़वाल की जनता मुझे हारने नहीं देना चाहती, उस दिन से ये लड़ाई गढ़वाल की जनता बनाम केंद्र की सत्ता हो गई है। जिस व्यक्ति के लिए गूगल का विकिपीडिया लिखता हो कि ईमानदार विधायक रहा, उसको और किस भारतीय जनता पार्टी से कोई सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता है? उनके लोग विधायक हो सकते हैं, सांसद हो सकते हैं, पर वो इस प्रदेश के नेता नहीं है। नेता हम हैं जो हम जनता की आवाज को उठा रहे हैं। तो हर सरकार है कि यात्रा को अपनी कमाई का जरिया बनाना चाहती है। जनता अपने मन की बात मशीनों में सुनाएगी, जो टी की आवाज आएगी ना, उसमें जनता के मन की आवाज होगी। कि भारतीय जनता पार्टी के जो वर्तमान में प्रत्याशी हैं, वो अपने पैर पे खड़े ही नहीं हो रहे हैं। कभी उनको खड़ा करने के लिए स्मृति ईरानी आ रही है, अब मैंने सुना कि फिर खड़े नहीं हो रहे हैं, तो अब प्रधानमंत्री जी की कोशिश हो रही है कि प्रधानमंत्री जी उनको खड़ा करने आए। नमस्कार, मैं हूं सुनीत चौधरी और आप देख रहे हैं पहाड़ी सफरनामा। मेरे साथ गणेश गोदियाल जी बैठे हुए हैं। गढ़वाल लोकसभा सीट पे कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। तमाम क्षेत्रों में भ्रमण करने के पश्चात रात्रि का समय है। मैंने कहा कुछ देर बातचीत कर लेता हूं गोदियाल जी से। गोदियाल साहब, काफ़ी हौच पौच मची हुई है इन दिनों, बमुश्किल आप हाथ आ पाए हैं। हौच पौच का सीजन ही है, चुनाव है तो रहता है ये सब। चुनाव के दौरान, और चुनाव के दौरान क्या, सार्वजनिक जीवन में हमेशा ही ये स्थिति रहती है, पर आजकल कुछ ज़्यादा व्यस्तता होती है। पर ऐसा नहीं है कि मैं मुश्किल से हाथ आया हूँ, मैं तो अमूमन सबके हाथ आते रहता हूँ। नहीं, प्रेस के हाथ, मेरे कहने का मतलब ये है क्योंकि प्रत्याशी हैं, गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र बहुत लंबा चौड़ा है, तो ऐसे में प्रत्याशी कम ही मिल पा रहे हैं पत्रकारों को। देखिए, प्रत्याशी दो प्रकार के होते हैं। एक प्रत्याशी वो होते हैं जो मीडिया फ्रेंडली होते हैं कि भाई आओ, जो पूछना है हम तैयार हैं, और एक प्रत्याशी वो हैं जो कुछ बोलना नहीं चाहते हैं, जो मीडिया से बचना चाहते हैं। तो दो प्रकार के प्रत्याशी हैं, और मैं उसमें से वो प्रत्याशी हूँ कि मैं मीडिया फ्रेंडली हूँ। मैं सभी पत्रकार भाइयों को कहता हूँ कि जिसने जो पूछना है खुल के पूछिए। आप जितना तीखा प्रश्न पूछ सकते हैं उतना तीखा पूछिए। ये जवाब देने वाले की काबिलियत होनी चाहिए कि उसे क्या जवाब देना है। तो आपका भी स्वागत है, जो पूछना है पूछिए। अच्छा, क्योंकि माहौल अब धीरे धीरे करके गरमाना लग गया है। जिस तरीके से शुरुआती दिनों में कहा जा रहा था, किस तरीके से आपको अभी माहौल दिख रहा है? नहीं, मैं आपका ये प्रश्न नहीं समझा कि शुरुआती दिनों में क्या कहा जा रहा था। जिस तरीके से कहा जा रहा था कि बिल्कुल स्वीप करेगी भारतीय जनता पार्टी, कोई टक्कर में नहीं है, अभी भी संभवतः कुछ इसी तरीके से चल रहा है। नहीं, ये तो आप बताएंगे कि क्या चल रहा है। हम हमारी नज़र से तो अच्छा ही देख रहे हैं, लेकिन ये तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप क्या देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जो बता रही है कि हम 400 सीटें जीतेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को एक फोबिया में फंसाने की चाल है। ये शब्द जाल है, और लोगों के मनों में, दिमागों में ये बिठाने की कोशिश है बीजेपी की, कि ताकि वो साइकोलॉजिकल रूप से, मनोवैज्ञानिक रूप से इस दबाव में रहें कि बीजेपी 400 सीटें जीतने वाली है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। आप स्वयं गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र में देख रहे होंगे, आम आदमी को पूछ रहे होंगे। अभी मुझे अगस्त मुनि की बैठक के बाद कुछ हमारे मीडिया के साथी गए थे वहाँ, और वो वहाँ से हमारे साथ नहीं जाके अलग अलग गए। उस बैठक के बाद उन्होंने पूरे अगस्त मुनि के पूरे मार्केट में मैक्सिमम लोगों को अलग अलग जाकर ये पूछा कि आप क्या चाहते हैं। अभी उनका मेरे को अभी फीडबैक आया था कि उसमें से 75% लोगों ने कहा कि हम पार्टी के बंधनों को दरकिनार करके हम इस बार गणेश गोदियाल को सपोर्ट कर रहे हैं। आपको याद होगा
कि शुरुआती, आपने कहा शुरुआती दौर में क्या था, हमने तो शुरुआती दौर में भी देखा, एक चैनल ने वोटिंग पैटर्न का सर्वे जारी किया और उस वोटिंग पैटर्न के सर्वे में मुझे 63% लोगों ने समर्थन दिया था, वोट दिया था, और भाजपा के कैंडिडेट को 31% लोगों ने वोट दिया था। वहाँ भी ये साफ दिखता है। इसके बाद एक पोर्टल ने ऐसी, मतलब जैसे आजकल हैं पोर्टल, न्यूज़ पोर्टल हैं, एक न्यूज़ पोर्टल ने, उन्होंने भी वोटिंग पैटर्न का सर्वे जारी किया। उसमें भी मैं 70 और 30, मैं 70 हूँ, वो 30 हैं। तो मैं नहीं समझ रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआत में क्या सोचा था। शुरुआत में ये जरूर था कि जब तक मेरा नाम घोषित नहीं हुआ था तब तक कार्यकर्ताओं में ये बात जरूर थी कि भाई हमारा कैंडिडेट अगर गणेश गोदियाल हो तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन अगर गणेश गोदियाल न भी होता तो भी कांग्रेस के कार्यकर्ता काम करने के लिए तैयार थे, मैं स्वयं काम करने के लिए तैयार था। तो ये जरूर है कि मेरा नाम डिक्लेयर होने के बाद इसमें एक ज़बरदस्त उम्मीदों में उछाल आया है और हमारे कार्यकर्ताओं में जोश बढ़ा है और लोगों में ये विश्वास जगा है कि गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र का हमारा जो सांसद हो वो गणेश गोदियाल हो तो बेहतर है। गोदियाल जी, क्योंकि चुनाव में जब तक नाम डिक्लेयर नहीं हो जाते हैं, प्रथम चरण कहा जाता है, नाम डिक्लेयर होने के बाद द्वितीय चरण हो जाता है और अब धीरे धीरे करके ये अपने अंतिम चरण की ओर जाएगा। आने वाले जो चरण होंगे संभवतः कई दिक्कतें और बाधाएं उनमें झेलनी पड़ सकती हैं। देखिए, ये आपने सही कहा, 3 चरण हैं इसके। पहला चरण है कैंडिडेट्स का नाम डिक्लेयर होना। दोनों पार्टियों ने जब कैंडिडेट का नाम डिक्लेयर किया तो उसमें मैंने आपको 1-2 सर्वे के उदाहरण दिए, उसमें निश्चित रूप में हम बढ़त में थे। दूसरा चरण है नॉमिनेशन का। नॉमिनेशन का चरण भी आपने अच्छी तरह देख लिया कि क्या है। अब तृतीय चरण है प्रचार का। अब तक मुझे जो लगता है हम उनसे बहुत आगे हैं। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को मैंने बहुत कोशिश की कि वो कुछ बोलें। हमारा मकसद सिर्फ चुनाव जीतना ही नहीं, हमारा मकसद हमारे विपक्ष के बारे में, विपक्ष की जो इच्छाएं हैं, उनकी जो नीतियां हैं, उनके जो विचार हैं, वो जनता के सामने आए। ये भी हमारा मकसद है कि उनके विचार भी जनता के सामने आने चाहिए। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो कुछ बोलने को ही तैयार नहीं है, कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, लोगों के बीच नहीं जा रहे हैं, लोगों से मिल नहीं रहे हैं। जहाँ मैं देख रहा हूँ गाड़ी में खड़े होकर हाथ जोड़ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि जब इतना ही अभी से अगर इतना बचना है तो आगे क्या होगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो भी मन की बात को फॉलो कर रहे हैं? देखिए, वो तो मन की बात को ही फॉलो करते हैं, पर वो किसके मन की बात फॉलो करते हैं वही जाने। मैंने ये सुना है कि वो अमित शाह जी के परम भक्त हैं। मैंने आज गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र की जनता के सामने ये कहा कि आपके पास 2 ऑप्शन है। मैंने 6.5 वर्ष तक बाबा केदार की सेवा की, तो एक केदार का भक्त आपके सामने है और दूसरा अमित शाह जी का भक्त आपके सामने है। गढ़वाल क्षेत्र की जनता को इन 2 में से एक का चयन करना है कि उन्हें अमित शाह जी का भक्त ज़्यादा पसंद है या बाबा केदार का भक्त ज़्यादा पसंद है। तो अब वो जाने कि वो क्या फॉलो करते हैं, किसके मन की बात सुनते हैं, ये तो उनको पता होगा। लेकिन जनता उनके मन की बात सुनना चाहती थी जो वो बोल ही नहीं रहे हैं। जी गोदियाल जी, एक क्योंकि नामांकन की अगर हम बात करें, उस दिन भी काफ़ी अच्छी जो जनमत था वो वहाँ पे देखने को मिला था, जनता का जो सपोर्ट था। उसके साथ ही अगर हम और दौरों की भी बात करें तो जनता आ रही है। वहीं भाजपा का कहना है कि ये सारी की सारी किराए की पब्लिक है। किराया देने के लिए तो बीजेपी के पास ज़्यादा है। मैं चुनाव इसीलिए नहीं लड़ रहा था कि मेरे पास कोई पैसा ही नहीं है, और अब जबकि मैंने नॉमिनेशन कर दिया है, मैंने खाता खोल दिया। चुनाव लड़ने के लिए एक अलग से खाता खोलना पड़ता है। तो मैं तो अब जनता के दरवाजे पे जा रहा हूँ कि भाई जिससे जितना हो सकता है मुझे मदद करें। मेरे पास किराए की भीड़ लाने के लिए कोई संसाधन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है, यहाँ है, वो चेक कर ले कि मेरे पास कितना कहाँ रखा हुआ है। उनके वो तो कहीं भी अगर ज़मीन के अंदर भी रखा होगा तो वहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो हमारे पास ऐसा नहीं है। मैं तो जनता के पास निवेदन करने जा रहा हूँ कि भाई जिससे 1 रुपये की भी अगर मदद होती है तो ये मेरा खाता है, इसमें 1 रुपये डाल देना, ये भी मेरे लिए बहुत भारी मदद होगी। तो हम तो इस तरह चुनाव लड़ रहे हैं।
किराया देने के लिए वो सक्षम है। हो सकता है वो इसी पैटर्न पे चल रहे हों कि उनके साथ जितने लोग हैं वो भी किराए के हों, ये हो सकता है। लेकिन मेरे साथ जो लोग हैं उन लोगों का जोश और उन लोगों का जज्बा देखकर ये लगता है कि ये लोग निश्चित रूप में मेरे साथ मन से जुड़े हुए लोग हैं और इसमें किराए का कोई प्रश्न है। आज सुबह से हम लोग इतने लोग चले हैं, किसी ने दिन में एक और खाना नहीं खाया। अभी यहाँ पर हम बैठे हैं, यहाँ पर हमने चाय का ऑर्डर दिया और बोला है कि थोड़ा पकौड़ी बनाओ। तो ये इनको क्या, ये जो भूखे, अभी भूखे सब लोग हैं, तो इनको क्या शौक है भूखा रहने का? लेकिन जज्बा है। वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी की कहीं रैली होती तो क्या ऐसे कार्यकर्ता उनके भूखे रहते? लेकिन हमारे कार्यकर्ता दिन भर भूखे रह के भी काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। अब सब लोग थके थे, भूखे थे, मैंने कहा थोड़ी पकौड़ी बनाओ यहाँ पर और चाय बनाओ, तो अब चाय और पकौड़ी इस समय हम लोग खा रहे हैं। तो ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी में जो उनके पास जो संसाधन हैं उनका मुकाबला क्या हम कर पाएंगे? हम ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि उनका मुकाबला हम संसाधनों में नहीं कर पाएंगे, लेकिन उनका मुकाबला हम जज्बे के साथ कर पाएंगे। हमें हिम्मत होनी चाहिए उनका मुकाबला करने के लिए, हमें जज्बा होना चाहिए उनका मुकाबला करने के लिए। हमारे पास विचार उनसे ज़्यादा मजबूत है, विचार उनसे ज़्यादा भारी हैं, विचार उनसे ज़्यादा कीमती हैं। वो हमारे पास, हम उसके धनी हैं और वो पैसे के धनी हैं। लेकिन मेरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के जो धन बल है, उनका पैसा, वो हमारे विचारों के आगे बौना है। उनका पैसा हमारे विचारों से ऊपर नहीं जा सकता। अंत में जीत विचारों की होगी। उजाल जी, अक्सर एक चीज देखने को मिलती है कि कांग्रेस हर स्तर पे लड़ाई लड़ती है, चाहे सड़क पे हो या फिर अन्य जगहों पे हो। ठीक बूथ की जब स्थिति आती है तो फिर कांग्रेस कुछ पिछड़ती दिख जाती है। ऐसा क्या इस समय कोई अलग से स्ट्रेटजी बनी है कि बूथ भी मजबूत हो, जिस तरीके से सड़कों पे दिख रहे हैं? निश्चित रूप में ये तृतीय चरण के चुनाव का पहला एपिसोड है। इसके भी 3 एपिसोड हैं, इस तृतीय चरण के भी 3 एपिसोड हैं। ये पहला एपिसोड है जिसमें कैंडिडेट न्याय पंचायत स्तर पर या ब्लॉक स्तर पर जाकर हम लोग रैली कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद अगला जो चरण है, वो अगला चरण है गांव-गांव जाकर लोगों को समझाना। वो हमारे कार्यकर्ता जाएंगे, टीमें बनाकर गांव-गांव जाएंगे। और उसके बाद तृतीय चरण है, लास्ट के 4-5 दिन वो अपना बूथ संभालना। ये तृतीय चरण है। तो हमारी वो सब, हम ऐसा है कि अपने लिए कोई कमी चाहता है क्या? अपने लिए कोई कमी नहीं चाहता। तो इसलिए जिस जज्बे के साथ कांग्रेस का कार्यकर्ता आज खड़ा हुआ है, वो सब अपना बूथ संभालने के लिए तैयार हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे कार्यकर्ताओं को जब ये लगा कि भाई गणेश गोदियाल जी के पास इतना पैसा नहीं है कि चुनाव लड़े, बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि भाई हम आपको मदद करना चाहते हैं। यहीं पर हैं कुछ लोग बैठे हुए, तो सामने बैठे हुए इन्होंने, ये आए वहाँ से जखोली से और गहरवार जी, इनके साथ करीब 15 लोग आए थे। इन्होंने कहा कि भाई हम आपको मदद करना चाहते हैं। मेरा गहरवार जी, तब तक मेरा खाता नहीं खुला था, अब खाता खुल गया, आप कर सकते हैं आप मदद। तो तब तक मेरा खाता नहीं खुला था, तो मैंने कहा कि कहाँ दोगे आप, मेरे पास तो अभी चुनाव का कोई खाता नहीं है, लेकिन अब खाता खुल गया। तो ऐसे लोग हैं। तो जो लोग मुझे इस तरह मदद कर रहे हैं, जो लोग अपना समय दे रहे हैं, श्रम दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, तो क्या वो लोग पोल छोड़ देंगे? ये चुनाव जनता ने अपने हाथ में ले लिया। जिस दिन मैंने ये कहा कि केंद्र और राज्य की सत्ता मुझे जीतने नहीं देना चाहती और गढ़वाल की जनता मुझे हारने नहीं देना चाहती, उस दिन से ये लड़ाई गढ़वाल की जनता बनाम केंद्र की सत्ता हो गई है। तो गढ़वाल की जनता ने, गढ़वाल के मतदाताओं ने ये चुनाव अपने हाथ में ले लिया है। और निश्चित रूप में जहां चुनाव, आपको 1982 का चुनाव याद होगा, या आप मेरे से अगर उम्र में छोटे हों तो शायद याद नहीं होगा, सुना होगा। हमने तो वो चुनाव देखा है कि पूरी सत्ता, केंद्र और राज्य की सत्ता एक तरफ थी, एक व्यक्ति एक तरफ था, और उस व्यक्ति के सम्मान की लड़ाई गढ़वाल की जनता ने लड़ी। तो अगर हेमवती नंदन बहुगुणा जी के उस समय सम्मान की लड़ाई को गढ़वाल की जनता ने लड़ा, तो ये गणेश गोदियाल भी इस गढ़वाल का बेटा है। इस गणेश गोदियाल ने भी बाबा केदार और बद्रीनाथ की सेवा की है, 6.5 साल निस्वार्थ भाव से, ईमानदारी से की है। सामाजिक जीवन में 20 साल के सामाजिक जीवन में कहीं बाल बराबर भी आंच नहीं आई हमारे कैरेक्टर पर, चरित्र पर। ये मेरी पूंजी है। जिस व्यक्ति के लिए गूगल का विकिपीडिया लिखता हो कि ईमानदार विधायक रहा,
उसको और किस भारतीय जनता पार्टी से कोई सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता है? तो गढ़वाल की जनता अपने इस बेटे को नीचा झुकने नहीं देगी और केंद्र की सत्ता है कि ऊपर उठने देने का प्रयास नहीं, मतलब उनका प्रयास है कि हम ऊपर न उठें, लेकिन लोग मुझे ऊपर उठाएंगे और लोग मुझे जिताएंगे। गुदियाल जी, दिल्ली और मुंबई का जो हल्ला था वो गढ़वाल में काफी गूंजा, कुछ थम पाया है क्या? किसने चलाया हल्ला भाई? भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट हैं बलूनी जी वो 6 साल राज्यसभा के सदस्य रहे, अभी वो सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनके लिए कोई नई बात नहीं है। वो इससे पहले भी 6 साल सांसद रहे, लेकिन 6 साल सांसद रहने के बाद वो जब कहीं नहीं दिखे और उनका नाम यहाँ संसद एमपी के लिए जब डिक्लेयर हुआ कि भाई टिकट इनको मिला है, तो लोगों में एक आशंका हुई कि ये कौन है भाई? हमने सुना था एमपी है, पर कहाँ के एमपी हैं ये? आज तक दिखे ही नहीं। मैं आपको बताऊं, सरकार के काम नियम कानून से होते होंगे, लेकिन एक जनप्रतिनिधि का ये दायित्व तो होता है कि जब उसके क्षेत्र की जनता पर कोई विपत्ति आए वो उनके साथ खड़ा रहे। तो बलूनी जी कहाँ खड़े रहे? जोशीमठ में आपदा आई, कभी दिखे बलूनी जी? अंकिता भंडारी हत्याकांड से पूरा उत्तराखंड कांप गया, कभी दिखे बलूनी जी? कोई स्टेटमेंट है उनका आपके पास, रिकॉर्ड में है कि उन्होंने कभी कुछ कहा हो? 16-17 लोग करंट लगने से मर गए चमोली में, कुछ एक स्टेटमेंट है उनका कुछ? इसके अलावा तमाम बातें हैं। जब जब इस प्रदेश को, इस गढ़वाल को एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता पड़ी कि सांसद के रूप में उनके साथ खड़ा हो, तो ना तो राज्यसभा के सांसद खड़े हुए, न लोकसभा के सांसद खड़े हुए। एक शून्य पैदा हुआ। एक चुनाव हो के सांसद बनकर सिर्फ और सिर्फ संसद में बैठकर भारतीय जनता पार्टी के प्रस्तावों पर हाथ खड़ा करने के अलावा इनका कोई यहाँ के विकास में रोल नहीं रहा। तो आज वो शून्य महसूस कर रहे हैं लोग, और वो लोग उस शून्य को भरने की इच्छा रखते हैं। ये मौका दोनों के पास है, उनके पास भी है, मेरे पास भी। लेकिन अगर आज बतेरे भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलते हैं कि भाई यहाँ पर कांटे की लड़ाई हो गई, वो लड़ाई इसलिए हुई कि हमारा विचार लोगों तक पहुंच रहा है, और वो विचार कुछ बता ही नहीं रहे। माना वो ये बोल रहे हैं कि मोदी जी का नाम ले रहे हैं कि मोदी जी, पर ये बोलें तो सही कि मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, तो कौन सा अच्छा काम कर रहे हैं? क्या वो मोदी जी के जो अग्निवीर योजना लाए हैं, फौज की भर्तियां समाप्त की हैं, क्या वो उसको अच्छी योजना मानते हैं? क्या वो ये मानते हैं कि जिस प्रकार से दिल्ली में निर्भया कांड में मोदी जी ने इतना बड़ा विलाप किया था, याद होगा आपको कितना विलाप किया था मोदी जी ने, तो क्या अंकिता भंडारी इस देश की बेटी नहीं थी? हमारी तो थी उत्तराखंड की, पर क्या मोदी जी और उनकी सरकार ये मानती है कि वो भारत की बेटी नहीं थी? अंकिता भंडारी पर 2 बार इस राज्य में आने के बावजूद आंखें चुरा के चले जाना क्या है? ये तो उस बेटी के साथ अन्याय तो है ही, ये उत्तराखंड की अस्मिता के साथ भी खिलवाड़ है। हमारी अस्मिता के साथ आंख मिचौली है, आंख चुरा के चले गए। तो मैं तो इसलिए चुनाव में खड़ा हूं कि किसी को तो ये नेतृत्व लेना पड़ेगा कि भाई हमारे साथ अन्याय हो रहा है और हम इस अन्याय को नहीं होने देंगे। फौज की भर्तियां बंद हो गई, आप बताइए कितना बड़ा अन्याय है हमारे साथ। हमारे दादा परदादा, मैं खुद एक फौजी का नाती हूँ, हमें गर्व होता था कि हमारे दादा फौजी हैं। तो सवाल यह है कि जो हमारा नैसर्गिक अधिकार था, जो हमारा नैसर्गिक हक था, वो हक छीन लिया गया। मैं आपको पूछना चाहता हूं, कभी उनसे पूछिएगा, क्या अगर गुजरात के अधिकांश लोग जिस तरह हमारे उत्तराखंड के अधिकांश लोग फौज में हैं, अगर गुजरात के अधिकांश लोग फौज में होते तो क्या अग्निवीर योजना आती? निसंदेह अग्निवीर योजना नहीं आती। लेकिन अग्निवीर योजना इसलिए आई कि उनको फर्क नहीं पड़ता है, फर्क तो हमें पड़ता है। और भारतीय जनता पार्टी के सांसद विधायक बंधुआ मजदूर हो सकते हैं, लेकिन हम बंधुआ मजदूर नहीं है। हम सार्वजनिक जीवन में हैं, राजनीति में हैं, और अपने लोगों की हितों की लड़ाई लड़ने के लिए अपनी कुर्बानी भी दे सकते हैं। गुदियाल जी, मैं इन्हीं सवालों पे आ रहा हूं, क्योंकि तमाम जो चुनाव हैं विधानसभा के आप भी लड़ चुके हैं, और हमने अक्सर देखा है कि हर चुनाव मुद्दों पे आधारित होते हैं। आपको लग नहीं रहा है कि मुद्दे गौण हैं, लहर सर्वोपरि है? देखिए, अगर आपको अंकिता भंडारी का मुद्दा और पहाड़ की बेटियों की अस्मिता का मुद्दा गौण लगता हो तो हम कुछ नहीं कह सकते, हमारे लिए नहीं है गौण।
हमारे लिए वो महत्वपूर्ण मुद्दा है। अगर आपको लगता होगा कि अग्निवीर योजना पहाड़ में आई, पूरे देश में आई, और पहाड़ का उस योजना से पहाड़ के लोगों का बहुत बड़ा अहित हुआ, तो वो किसी आपके लिए गौण हो सकता है या किसी और के लिए गौण हो सकता है, हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अगर आपको लगता है कि पेपर लीक होने के बाद जिन युवाओं को साल भर की 2 साल की मेहनत जाया हो गई, वो मुद्दा गौण है, तो ये हमारे लिए गौण नहीं है, हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हमारे लिए ये महत्वपूर्ण है कि मंत्री बने हुए लोग 20-20 लाख में नौकरियां बेच रहे हैं। किसी के लिए वो गौण हो सकता है, लेकिन वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम विपक्ष में हैं और विपक्ष का काम है कि सरकार को आईना दिखाना। सरकार न देखना चाहे आईना तो अलग बात है। मैंने इस प्रदेश में सहकारिता विभाग की नौकरियों में भ्रष्टाचार की बात उजागर की। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने लिखित में दिया है कि सहकारिता विभाग में नौकरियां 20-20 लाख में बेची जा रही हैं, उनके विधायकों ने लिख के दिया। मैं जब मुख्यमंत्री जी के पास गया कि इसकी जांच होनी चाहिए, तो उसके बाद तीसरे दिन सहकारिता मंत्री ने एक किसी व्यक्ति से एक कंप्लेंट करा दी कि गणेश गोदियाल की बद्रीनाथ केदारनाथ समिति में रहते हुए उस दौरान की जांच होनी चाहिए। तो मैंने तो कहा कि भाई अगर मेरी भी शिकायत हुई है, हालांकि मेरी शिकायत इसलिए हुई थी कि मेरा मुंह बंद हो जाए, लेकिन मेरा मुंह तो बंद होने वाला नहीं। मैंने कहा कि अगर मेरी भी किसी ने शिकायत की है तो मेरी भी जांच की जाए, मैं कोई उस जांच से अलग थोड़ी हूँ। लेकिन मेरी जांच का डर दिखाकर मंत्रियों की जांच रोक दी गई, ये अच्छा नहीं है। तो लेकिन रोकी, जांच रोकी, मेरा आरोप है। तो इस प्रदेश में अगर हम युवाओं की बात उठा रहे हैं तो किसी के लिए वो मुद्दा गौण हो सकता है, लेकिन हमारे लिए वो मुद्दा महत्वपूर्ण है। देखिए मेरी बात सुनिए, मैं आज विधायक नहीं हूँ, मैं सांसद नहीं हूँ, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि मैं नेता, निश्चित रूप में नेता हूँ। नेता बनना इस बात पर निर्भर करता है कि आप समाज में फैले हुए व्यभिचार को, भ्रष्टाचार को किस रूप में उजागर करते हैं, उसको कैसे खत्म करना चाहते हैं, आपकी आवाज कितनी मुखर है, आप जनता के साथ किस रूप में खड़े हो, इस पर निर्भर करता है कि आप नेता हो या नहीं हो। उनके लोग विधायक हो सकते हैं, सांसद हो सकते हैं, पर वो इस प्रदेश के नेता नहीं है। नेता हम हैं जो हम जनता की आवाज को उठा रहे हैं, तो हम नेता हैं। और इस नेतृत्व को एक दिन, मेरा पक्का विश्वास है कि एक दिन सब लोग स्वीकार करें। गोदियाल जी, आने वाले दिनों में चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है। तमाम मुद्दे मसले यात्रा से जुड़े हुए हैं, क्योंकि अगर हम गढ़वाल क्षेत्र की बात करें तो यहाँ की आर्थिकी की यात्रा चारधाम को कहा जाता है। हाँ, निश्चित रूप में अगर हम बद्रीनाथ केदारनाथ यात्रा को इस रूप में देखें कि इस यात्रा का हमारी आर्थिकी पर कितना असर है, तो मैं कह सकता हूँ कि हमारे पूरे इस इलाके का, हरिद्वार से लेकर और बद्रीनाथ केदारनाथ तक, इस पूरे इलाके का जो भी जीडीपी है उसका निश्चित रूप में 51%, 51% से अधिक, मतलब आधे से अधिक इस यात्रा पर निर्भर होगा, इस यात्रा पर डिपेंड होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। हालांकि मैं अर्थशास्त्री नहीं हूँ और मेरे पास गणना का कोई सिस्टम नहीं है, लेकिन मेरा अनुमान है ये कि आधे से अधिक हमारा सकल घरेलू उत्पाद इस क्षेत्र का यात्रा पर डिपेंड करता है। तो और सरकार है कि यात्रा को अपनी कमाई का जरिया बनाना चाहती है। सरकारों को प्लेटफॉर्म बना के देना चाहिए, जिससे कि हमारे केदारनाथ घाटी के, बद्रीनाथ इलाके के और पूरे यात्रा का रास्ता है, यहाँ के लोग उस यात्रा पर डिपेंड होकर अपना रोजगार कर सकें। अब उदाहरण के लिए केदारनाथ में अब छोटी छोटी टेंट की दुकानें सरकार उनका ऑक्शन कर रही है। मैंने सुना कि पहले 10,000 था उसका किराया, 80,000 कर दिया। सरकार के पैसे कमाने के लिए होती है। यहाँ की सरकार तो पैसे कमाने के लिए बैठी है। सरकार को ये चाहिए था कि यहाँ के लोगों को उसको 10,000 में देती और कहती भैया तेरा साल भर का रोजगार ठीक ठाक चलना चाहिए। उसकी पीठ तपाती कि भाई साल भर का तेरा अच्छा रोजगार चले, हमारी ये कामना है। पर सरकार की कामना ये है कि उनसे पैसे कमाना है। तो ये सरकार नहीं होती, ये तो बस इसी तरह है कि जैसे सरकार ने अतीत में ये देवस्थानम बोर्ड बनाया। जब पूछा कि आपने देवस्थानम बोर्ड क्यों बनाया, तो उन्होंने क्या बोला कि वहाँ बहुत पैसे आते हैं, तो नज़र पैसों पे थी। फिर क्या कहा कि पंडित पुरोहितों को लोग इतनी दक्षिणा देते हैं, मतलब
पंडित पुरोहितों के हाथ में जो लोग दक्षिणा देते हैं, उस दक्षिणा पर भी नजर थी सरकार की। तो ये तो पैसे, बस रात दिन पैसा 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 पैसा, पैसे के अलावा कुछ इनको सोचना और आता ही नहीं है। तो बहुत मुद्दे हैं। इसी कर्णप्रयाग क्षेत्र के एक ऋषिकेश में नेगी, जिनको मंत्री ने सरेआम पीट दिया, क्या यहाँ के लोगों को मिर्च नहीं लगी होगी? कौन से नेगी थे, मैं नाम भूल गया। सुरेंद्र नेगी उन्हीं की पार्टी का सदस्य था, और उसको एक मंत्री ने सरेआम रास्ते में पीटा, और मंत्री है, उस पर मुकदमा भी दर्ज नहीं हुआ। मंत्री है भाई, हैं? अंकिता भंडारी की हत्या और उसके साथ जो भी घृणित अपराध हुआ वो इनके नेताओं ने किया। वीआईपी का नाम छुपा रहे हैं, जो कि बीजेपी का बड़ा नेता है। आप बताओ, ये तो राजा महाराजाओं के टाइम भी जरा शर्म होती थी कि भाई राजा महाराजा भी अगर कोई कुछ गलत कर रहे हैं तो पर्दे में कर दिए। ये तो इतने तानाशाही में है कि भाई लोग मन की बात सुन रहे हैं और वोट दे रहे हैं, तो हमें क्या फर्क पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं फर्क पड़ता है। मन की बात सुनते सुनते लोगों का पेट दुख गया है, और अब लोग जो है अपने मन की बात सुनाना चाहते हैं। अब वैसे तो वो सुना नहीं सकते हैं, क्योंकि वह वन वे सिस्टम है। मन की बात तुम सुनो, पर तुम्हारे मन की बात हम नहीं सुनेंगे। लेकिन अब जनता के पास वो समय आ गया है कि जनता अपने मन की बात मशीनों में सुनाएगी। जो टी की आवाज़ आएगी ना, उसमें जनता के मन की आवाज़ होगी। पर्यटन प्रदेश उत्तराखंड को कहा जा रहा है। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए तमाम तरीके के उपाय संसाधन सरकार जोड़ रही है। अगर हम भाजपा प्रत्याशी की बात करें तो उनका कहना है कि पर्यटन को लेकर एक विस्तृत कार्य योजना तैयार की गई है, आने वाले दिनों में वो बाहर आएगी। उनका आज तक किसी ने हाथ बांधा था कि उसको बाहर मत लाओ? 6 साल तक वो सांसद थे, तो आज तक किसी ने उनके हाथ पैर बांधे हुए थे कि भाई उस योजना को जो तुम बोल कह रहे हो कि एक योजना विस्तृत बनी है, उसको आज तक बाहर लाने के लिए किसी ने हाथ पैर बांध रखे थे? आपको मैं बताऊं, जो व्यक्ति 6 साल तक अपनी सांसद निधि का 60% से अधिक खर्च न कर पाया हो, 60% पैसा 6 साल में खर्च न कर पाया हो, वो पर्यटन के बात कर रहा है कि हमारे पास योजना बनी। अरे भाई लाओ ना उस योजना को। कब लाओगे तुम लोग? लाओ उस योजना को, क्यों नहीं ला रहे हो? लेकिन ये भी कोहनी पे गुड़ है, जो मैं अक्सर बोलता हूं, ये भी कोहनी का गुड़ है जो खाया ही नहीं जाता। बस ये सगुफे हैं, चुनाव भर के सगुफे हैं, चुनाव के जुमले हैं। असल में भारतीय जनता पार्टी शब्दों का जाल बनाकर, जुमले बनाकर, शब्दों का जाल बनाकर लोगों के मतों को फांसना चाहती है। हमेशा उनका यही रहा है। अच्छे दिन आने वाले हैं, किसके आए अच्छे दिन? ये भी एक जुमला था। अच्छे दिन उनके नेताओं के आए। अमित शाह जी का बेटा बीसीसीआई में क्या हो गया, कोई बड़े पद पे हो गया, और हमारे बच्चे बेरोजगार हो गए। तो अच्छे दिन तो उनके आए, वो जुमला था। उसके बाद क्या जुमला है कि 2 करोड़ नौकरियां प्रति वर्ष देंगे, वो भी जुमला था। सब बेरोजगार हो गए, जो 3 नौकरियां वो भी खत्म हो गई। उसके बाद क्या जुमला आया कि हम 2047 तक विकसित राष्ट्र बनेंगे। जो 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने की बात कर रहे हैं, वो बोल ये रहे हैं कि तुम वोट हमें आज दो और हम 2047 में विकसित राष्ट्र बनेंगे। वोट तो हमारा आज चाहिए उनको, और विकसित राष्ट्र बनाएंगे 2047 में, क्योंकि 2047 तक बोलने वाला रहेगा ही नहीं। वो अभी 78 साल के हैं, 2047 तक कितने साल के रहेंगे? मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वो लंबी आयु के हों, लेकिन निश्चित है कि वो इस लायक तो नहीं रहेंगे तब तक कि वो प्रधानमंत्री बने रहें। तो तब तक कोई जवाब देने वाला नहीं होगा। 20-30 साल ऐसे बोल बोल के ठगे जाएंगे लोग, और उसके बाद कौन पूछता है क्या है। बोला तो ये भी गया था कि अगर 50 दिन में सब काला धन वापस नहीं आया तो मैं जो है चौराहे पे आऊँगा और चौराहे पे लटका देना या क्या कर देना, ऐसा कुछ बोला था। तो किसी चौराहे पे आए क्या? हम तो ढूंढ रहे हैं कि भाई कोई कहीं वो चौराहा मिले जहाँ पर वो आए और हमारी बातों का जवाब दें। लेकिन नहीं, किसी बंद कमरे से मन की आवाज़, मन की बात, पेट दुख गया सुनते सुनते सबका। गोदियाल जी, क्योंकि समय आपके पास कम है, अभी भी आपको आगे निकलना है, क्योंकि आने वाले दिनों में चाहे प्रदेश स्तरीय नेतृत्व हो या फिर केंद्र का नेतृत्व हो, तमाम वीआईपी वीवीआईपी के दौरे लगेंगे। तमाम जो नेतागण हैं वो उत्तराखंड में आएंगे। कांग्रेस की क्या कुछ स्ट्रेटजी रहेगी इस तमाम घटनाक्रम को लेकर? देखिए, पार्टी की क्या प्लानिंग है, क्या रणनीति है, इसके बारे में हमारे
जो अध्यक्ष हैं वो कहेंगे, या जो पदाधिकारी हैं संगठन के वो कहेंगे। मेरी अपनी रणनीति यह है कि मैं जनता के सामने ये कह रहा हूँ कि गणेश आपके द्वार, मैं आपके दरवाजे पे हूँ और इन मुद्दों को लेकर हूँ और मुझे आपका सहयोग और समर्थन चाहिए। मैं रात और दिन लोगों के बीच अपनी बात को पहुँचाने में लगा हूँ। हमारे तमाम कार्यकर्ता मेरी बात को जहाँ जहाँ हो सकता है पहुँचाने में लगे हुए हैं, और बाकी पार्टी की रणनीति के बारे में हमारे जो पदाधिकारी हैं वही आपको बताएंगे। क्योंकि मैं आपका एक वक्तव्य सुन रहा था, आपने कहा था कि मेरे जो स्टार प्रचारक हैं वो पब्लिक है। हाँ ठीक है भाई, मैं ये महसूस करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के जो वर्तमान में प्रत्याशी हैं वो अपने पैर पे खड़े ही नहीं हो रहे हैं। कभी उनको खड़ा करने के लिए स्मृति ईरानी आ रही हैं, अब मैंने सुना कि फिर खड़े नहीं हो रहे हैं तो अब प्रधानमंत्री जी की कोशिश हो रही है कि प्रधानमंत्री जी उनको खड़ा करने आए। ठीक है, और मैंने सुना कि और भी बड़े नेताओं का भरोसा है उनको कि और बड़े नेता आएंगे, कोई यहाँ से पकड़ेगा, कोई इस हाथ को पकड़ेगा, तब जाके खड़े होंगे। तो गढ़वाल का सांसद ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए कि दूसरे के सहारे खड़ा होना चाह रहा हो। गढ़वाल का सांसद वो व्यक्ति होना चाहिए जो अपनी ताकत पर, अपने विचार पर खड़ा होना चाहिए। गढ़वाल की सीट वो सीट है जिसका प्रतिनिधित्व, जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व, जिस सीट पर हेमवती नंदन बहुगुणा जैसे महान लोग बैठे, तो यहाँ का सांसद तो ऐसा होना चाहिए कि जो जिसमें इतनी शक्ति हो कि जिस पर केदार और बद्री का आशीर्वाद हो, वो अपनी आवाज से संसद को हिला सके। सरकार किसी की हो, अपने पक्ष की क्यों न हो, लेकिन जनहित के मुद्दों पर वो संसद को हिला सके, ऐसा ताकतवर व्यक्ति हमारा सांसद होना चाहिए। अब यहाँ तो ऐसा है कि खड़ा उठाने के लिए उनको कोई ना कोई नेता चाहिए, बिना अपने दम पे कुछ नहीं है। तो मैंने इसलिए कहा कि हमारे स्टार प्रचारक हमारी जनता है, इसलिए कहा मैंने। तो देखिए, मैं आज भी आपके चैनल के माध्यम से भाजपा प्रत्याशी को ये कहना चाहता हूँ कि वो आए, उनके पास मौका है। अब एक एक दिन कम हो रहा है, आज 19 कितने तारीख है, आज 1, तो उनके पास 16 दिन का मौका है। वो इस 16 दिन में अपने को साबित करें कि वो क्या कहे। जनता हो सकता है उन्हें पसंद करे, पर वो अगर बोलेंगे ही नहीं, वो एक ही बात बोलेंगे, मोदी जी मोदी जी मोदी जी, तो कल अगर यहाँ पर कोई आपदा आएगी तो मोदी जी तो भाई सांसद के रूप में आएंगे नहीं ना, सांसद को ही आना पड़ेगा। दुर्भाग्य से जब अंकिता भंडारी कांड हुआ, तो अगर यहाँ के सांसद अगर काबिल होते तो वो आते ना, उस समय बल मिलता, उस केस को सॉल्व करने में ताकत मिलती, लेकिन नहीं आए ना। तो यहाँ के लोगों को भी ये बात अब समझ में आ गई है कि सांसद का चुनाव किसी व्यक्ति के चेहरे को देख के नहीं देना है। जो सांसद के लिए उठे हैं उन्हीं में से हमको चयन करना है। मैंने सुना कि कुछ 12-13 कुछ लोग इतने बचे हैं अभी कैंडिडेट जो लड़ रहे हैं। कितने हैं? 13 अभी 13 कैंडिडेट लड़ रहे हैं। उन 13 कैंडिडेट में लोगों को चुनना है कि कौन इस लायक है कि जो विपत्ति में हमारे साथ खड़ा हो सकता है। किसी के चेहरे पे थोड़ी देना है। और लोकतंत्र अब इतना प्रौढ़ हो चुका है कि 75-76 साल में लोग इस बात को समझ गए हैं कि हमें निर्णय क्या लेना है। इसलिए मैं आश्वस्त हूँ कि लोग दोनों, तीनों या 13 के 13 कैंडिडेट में से उस व्यक्ति को चुनेंगे जिसको वो अपने सबसे करीब पाते हैं।